हेलो ड्यूज एंड ड्यूअर्स, मैं हूँ आशुतोष एंड आप देख रहे हैं चैनल। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं वो प्लान है जो शायद रीज़न था कि मेरी AI-16 आ पाई CA फाइनल्स में 2026 में। तो हाँ, आज अपन उस एक्सेल प्लान के बारे में बात करने वाले हैं। एंड बिफोर बिगिन थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड देता हूँ इस प्लान का। एंड उससे पहले एक और मैं बात आपसे बोलना चाहूँगा। तो देखो, अगर आप मेरा चैनल फॉलो कर रहे हो एंड अगर आप फर्स्ट टाइम भी देख रहे हो ना, तो अगर आप जितने मेरे पुराने वीडियोस भी देखोगे तो हर एक वीडियो में मेरी कोशिश रहती है मैं कुछ एक ऐसी चीज़, इंसाइटफुल चीज़ बताऊँ या फिर कोई ऐसी चीज़ बताऊँ जो शायद मैंने मिस्टेक करी हो पास्ट में, या फिर कुछ ऐसी चीज़ जो शायद मैंने बहुत अच्छी करी हो पास्ट में, जिससे कि आपको कुछ बेनिफिट हो पाए या फिर आप उन मिस्टेक्स को अवॉइड कर पाओ। ठीक है, तो कहीं भी आपको लगता है ना कि मेरी वीडियो से अगर आपको 1% भी हेल्प हो रही है तो जस्ट मतलब आप उसके कंसिडरेशन के रूप में यू कैन जस्ट सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑनेस्टली इट वुड मीन अ लॉट टू मी। ठीक है, तो वो एक चीज़ आप कर सकते हो। एंड अगर आपको वीडियो बुरा भी लगता है ना, फिर आपको लगता है कुछ इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट्स है, तो वो भी आप कमेंट्स में जरूर से बता सकते हो। मैं उसे जरूर से पॉजिटिवली लेने की कोशिश करूँगा एंड मैं उस पर वर्क भी करने की कोशिश करूँगा। सो विदाउट द फर्दर डू अपन चालू करते हैं। सो देखो, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता देता हूँ कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि पहले तो अपन को उस चीज़ समझनी इंपॉर्टेंट है कि अपन को चाहिए क्यों, कि अपन नॉर्मली पढ़ाई कर सकते हैं, ये चाहिए क्यों। तो देखो, जब मेरी आर्टिकलशिप की स्टडी लीव्स लगी ना, तो आई थिंक आई हैड अराउंड 9 मंथ्स स्टडी टाइम। ठीक है, 9 मंथ्स के अराउंड मेरा स्टडी टाइम था। एंड मैंने ये सोचा कि यार आर्टिकलशिप में अपन ने इतनी मेहनत करी है, आपको भी पता है आर्टिकलशिप में क्या हाल होता है आर्टिकल्स का। तो सोचा था मैंने कि 1 महीना आराम से करते हैं, उसके बाद अपन आराम से अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, 1 महीना मतलब थोड़ा ढीला ढीला पढ़ते हैं अपन, तो ये मैंने सोचा था। बट वॉट हैपेंड, एंड एक और चीज़ थी कि मैं जब भी सोचता था ना कि अपन ऐसे पढ़ेंगे, तो हर रोज़ मेरे मन में ना अलग अलग ख्याल आते थे कि इस तरीके से पढ़ता हूँ, उस तरीके से पढ़ता हूँ। एंड हर रोज़ मुझे लगता था ये वाली अप्रोच पहली वाली से बेटर है। ठीक है, एंड कुछ भी वो खिचड़ी बन रही थी मेरे दिमाग में। मतलब एक कुल मिला के बात ये थी कि मेरे पास एक डायरेक्शन नहीं थी, मेरे पास एक क्लैरिटी नहीं थी। देन वॉट हैपेंड कि कुछ एक दिन बीत गए, शायद 3-4 दिन बीत गए। उसके बाद वन ऑफ माई फ्रेंड्स ही टेक्सटेड मी कि मतलब उसने जस्ट मुझे कैजुअली बोला कि तू जितना सोच रहा है ना, तेरे पास उतना टाइम है ही नहीं। ठीक है, एंड उसने भले ही बहुत कैजुअली बोला, बट कहीं ना कहीं वो मेरे दिमाग में बैठ गई वो चीज़। मैंने उसी रात बैठ को एक प्लानर बनाया। ठीक है, तो उस रात बैठ के मैंने यही वाला प्लानर बनाया था। तो उस टाइम तो मैंने शायद 2-3 महीने का बनाया था, उसके बाद मैंने फिर बाद में एड ऑन किया था। तो उस रात बैठ के मैंने प्लान बनाया, मैंने देखा है सही में वो सही बोल रही है। बिकॉज उसके बाद दिवाली भी आनी थी, एडवांस ITT भी आनी थी, GMCS भी आनी थी। एंड जितने रिवीजन शायद मैं सोच रहा हूँ ना, उतने रिवीजन शायद हो ही नहीं पाएंगे। तो मुझे आज से उतनी अपनी स्टडी प्लान करनी पड़ेगी। ठीक है, आज से मुझे स्टडी अपनी अच्छे तरीके से करनी पड़ेगी एंड अच्छे टाइम देके करनी पड़ेगी। तो वो एक चीज़ मुझे क्लैरिटी मिली, वहाँ से मुझे एक डायरेक्शन मिली। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंस होती है प्लानर की। जब तक आप प्लानर नहीं होगा ना आपके पास, आप क्या करोगे कि आप मेहनत तो कर रहे हो, ठीक है, मेहनत हर कोई करता है, बट आपके पास एक डायरेक्शन ही नहीं होगी। आपको यही नहीं पता होगा आप क्यों कर रहे हो या फिर क्या कर रहे हो। तो वो एक क्लैरिटी आपको प्लानर से मिलेगी। एंड ट्रस्ट में, अगर प्लानर नहीं होगा ना, तो आप अपना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करोगे। एंड आप ये रियलाइज़ भी कर पा रहे हो अगर आप प्लानर फॉलो नहीं करते हो तो अपन ये समझते कि मैंने किस तरीके से प्लानर बनाया। एंड मैंने जो प्लानर बनाया ना, ये कुछ बहुत ज़्यादा फैंसी प्लानर नहीं है। ठीक है, लिंक्डइन पे आपको काफ़ी सारी पोस्ट मिल जाएगी जहाँ पे AI से बने फैंसी प्लानर्स एंड एडवांस प्लानर्स वगैरह मिलते हैं, इसमें टाइम वगैरह सब कुछ ट्रैक होता है। बट ऑनेस्टली टेलिंग कि मोस्ट ऑफ द केसेस में वो आप देखोगे कि वो आपका टाइम वेस्ट ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है, प्लानर का बस एक रोल होना चाहिए कि वो आपका टाइम मैनेज करे। उसमें ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना है। इनिशियली जब आप बनाओगे तो हो सकता है आपको थोड़ा टाइम लगे, बट उसके बाद आपको रोज़ 1-2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगनी चाहिए उस प्लान में। ठीक है, आपको अपडेट ही करना है। ठीक है, और रोज़ भी करने की ज़रूरत नहीं है उसे। आप जो आपके टारगेट्स पूरे हो रहे हैं तभी आपको उसे अपडेट करना है। तो वही चीज़ आपको इंश्योर करनी है। तो मेरा प्लान बड़ा ही सिंपल सा प्लान है एंड पूरे मैंने इसमें फॉर्मूलाज वगैरह लगा रखे हैं। एंड अगर आपको ये वाली शीट चाहिए तो ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो वहाँ से आप उसे चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो अब मैं अपना प्लान थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि अगर आप इसे वैसे देखोगे तो हो सकता है आप कुछ डाउट्स आए मन में। तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या चीज़ मैंने क्यों रखी है एंड क्या उसका पर्पज़ है। तो टोटल मिला के इसमें 9 कॉलम्स हैं। तो हर एक कॉलम को अपन थोड़ा थोड़ा समझते हैं। वैसे मैंने हर एक कॉलम में फॉर्मूला लगा रखे हैं, तो वो भी आप जरूर से चेकआउट कर लेना। तो देखो, जो अपना फर्स्ट कॉलम है ना, ये अपना एक मिनट, इसको थोड़ा सा अपन बड़ा कर देते हैं। तो जो फर्स्ट कॉलम है अपना, ये फ्रॉम और टू का है। ठीक है, फर्स्ट 2 कॉलम जो है फ्रॉम और टू के हैं, तो बेसिकली डेट्स के कॉलम है। एंड डेट्स में मैंने फॉर्मूला लगा रखे हैं, तो वो भी आप जरूर से देख सकते हो। तो उस तरीके से आपको बस इनिशियल डेट डालनी पड़ेगी, जो ये आपकी इधर ये जो 9th ऑफ 9th ऑफ जुलाई आ रही है, ये वाली आपको इनिशियली डालनी है जब भी आप शुरू कर रहे हो। जैसे अगर आप 1st ऑफ जुलाई को शुरू कर रहे हो तो 1 जुलाई यहाँ पे आपको डालनी है। उसके बाद तो ये अपने आप ही बनता हुआ चल जाएगा। ठीक है, वो मैं एक्सप्लेन कर दूँ आपको कैसे। तो 2 वाली डेट अपने आप यहाँ पे आ जाएगी। 2 वाली डेट कैसे आई
कि आपको अपना पीरियड सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आपका सपोज फर्स्ट रिवीजन कर रहे हो किसी भी सब्जेक्ट का, तो उसमें आपको कितने दिन लगने वाले हैं। तो जैसे ऑडिट था, ऑडिट में मुझे पता था कि मुझे 14 डेज लगेंगे, तो मैंने यहाँ पे 14 डेज लिख लिया। एंड ये वाली चीज़ प्लानर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर इस चीज़ को आपको डिसाइड करने में आधा घंटा भी लग रहा है ना, तो कोई बात नहीं, आप आधा घंटा दे दो, क्योंकि ये अल्टीमेटली आपकी इन्वेस्टमेंट ही होने वाली है। क्योंकि बताओ प्रॉब्लम क्या होती है कि हम डिसाइड तो कर लेते हैं कि यार 10 दिन में अपना रिवीजन कर लेंगे, या फिर 15 दिन में कर लेंगे, या फिर 30 दिन में कर लेंगे, या फिर 5 दिन में कर लेंगे, बट अपन रियलाइज़ करते हैं कि वो अपन ने बहुत ही ज़्यादा वीक एक जो अपना जो प्लान बना है ना, वो एक बहुत ही वीक बना दिया। अब अगर अपन देखेंगे कि अगर अपन ने बहुत ज़्यादा टाइम इसमें दे दिया, तो एक तो अपना टाइम वेस्ट हो रहा है, उसकी वजह से क्या होगा कि अपने नंबर ऑफ रिवीजन्स भी कम हो पाएंगे। और उससे क्या होगा कि अगर आपने बहुत ज़्यादा दिन दे दिए ना, तो क्या होगा, जब आपने फर्स्ट रिवीजन किया और जो सेकंड रिवीजन आप कर रहे हो, तो उन दोनों के बीच में टाइम गैप बहुत ज़्यादा आ जाएगा। तो उससे क्या होगा, जो आपने फर्स्ट रिवीजन में रिवाइज किया था ना, वो आपको सेकंड रिवीजन तक याद ही नहीं रहेगा, तो आपको वो चीज़ भी नहीं करनी। दूसरा क्या होता है कि अपन टाइम ही बहुत कम दे देते हैं, तो उस केस में क्या होगा कि अपना जो प्लानर है वो फॉलो ही नहीं कर पाओगे, और वो तो वर्स्ट केस है। अगर प्लानर आप फॉलो नहीं कर पाए ना, तो वहीं पे आपकी सारी स्ट्रैटेजीज बिगड़ना चालू हो जाएंगी, एंड ट्रस्ट में वो फिर बहुत ज़्यादा इश्यूज़ क्रिएट करता है। तो वो चीज़ आप मत करना। प्लानर हमेशा आप इस तरीके से बनाना जो आप फॉलो कर पाओ, ठीक है। बाकी मेरा प्लानर तो आपको मिल ही जाएगा, तो आप उस तरीके से ही वर्कआउट कर सकते हो। तो ये पीरियड वाला कॉलम हो गया, ठीक है। अब जो अपन पीरियड सेलेक्ट करेंगे उसके बेसिस पे अपनी 2 वाली डेट आ जाएगी, तो आपको बेसिकली एक आइडिया मिल जाएगा कि कब आपको अपना रिवीजन स्टार्ट करना है एंड कब आपको अपना रिवीजन एंड करना है, ठीक है। फिर उसके बाद सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आपको टाइप ही करना पड़ेगा, अदरवाइज आप उसका ड्रॉप डाउन भी बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद अपना पर्टिकुलर्स में बेसिकली जो आगे मैंने कुछ और चीज़ें भी लिख रखी हैं, बट बेसिक क्या होता था कि फर्स्ट रिवीजन, सेकंड रिवीजन, थर्ड रिवीजन, ये चीज़ मैं इधर लिखा करता था, ठीक है। तो इसमें बस यही चीज़ें लिखनी है, इसका और कोई पर्पज़ है नहीं, ठीक है। उसके बाद अपना नंबर ऑफ पेजेस वाला कॉलम है। अभी नंबर ऑफ पेजेस वाले पे मैंने वी लुकअप से फॉर्मूला लगा रखा है, तो बस एक बार आपको नंबर ऑफ पेजेस डालने पड़ेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट के हिसाब से अपने आप नंबर ऑफ पेजेस आ जाएंगे। एंड इसका क्या पर्पज़ है, ये मैं आपको अगला जो कॉलम है ना उसमें बताता हूँ। बाकी ये नंबर ऑफ पेजेस है किस चीज़ के, ठीक है। एक मिनट, इसको अपन थोड़ा सा बड़ा करें तो ये नंबर ऑफ पेजेस वाला कॉलम। तो नंबर ऑफ पेजेस किस चीज़ के हैं, आप जिस भी रेफरेंस मटेरियल को फॉलो कर रहे हो, आपकी जो भी कॉन्सेप्ट बुक है या फिर आपके जो भी नोट्स हैं, उसमें कितने नंबर ऑफ पेजेस हैं वो आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। एंड मेरे कॉन्सेप्ट बुक में हो सकता है इनसे थोड़े बहुत ज़्यादा हूँ, बट ये मैंने 20 मटेरियल जो मेरा फैकल्टी का मटेरियल था उसके अकॉर्डिंग ही नंबर ऑफ पेजेस लिए थे। उसके बाद जो भी मैंने अमेंडमेंट्स किए या फिर ICAI बुक से मैपिंग वगैरह की, जिसका वीडियो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, वो आप आई बटन में जाके चेकआउट कर लेना। तो वो सब चीज़ें करने के बाद थोड़ा सा हो सकता है ज़्यादा हो गया, बट बेसिक ये था, ठीक है। तो मैं बेसिक इसके हिसाब से चलता था, बाकी 5-10 पेज तो फिर अपन कर लेते थे, तो वो चीज़ थी। उसके अगला वाला कॉलम है ना, सबसे इंपॉर्टेंट है, ये है पेजेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज। तो पेजेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज मैंने क्यों किया, तो अगर आप इसका फॉर्मूला देखोगे तो ये आपको थोड़ा सा अजीब सा लगेगा कि F4 डिवाइडेड बाय C4 - 2। इसका मैं आपको लॉजिक बता दूंगा, बाकी आपको नहीं भी मतलब इतना आपको टेक्निकलिटी मतलब एक्सेल इतना एडवांस नहीं भी आता हो, तो भी आपको शीट तो मिल ही जाएगी, तो उससे आप देख लेना। तो देखो, पेजेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज का कॉलम होने का पर्पज़ क्या है, इससे आपको एक डेली टारगेट मिलता है कि आज मुझे इतने पेजेस ऑफ कॉन्सेप्ट बुक तो करनी है, और साथ में इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस एंड जो बाकी चीज़ें हैं वो भी मुझे आज प्रैक्टिस करनी है। तो एक डेली टारगेट फिक्स करता है। इस नंबर ऑफ पेजेस के बेसिस पे आप अपने चैप्टर्स डिफाइन कर सकते हो, या फिर अपने जो टॉपिक्स हैं वो डिफाइन कर सकते हो कि आज मुझे ये टॉपिक्स या फिर ये चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, तो उससे ये चीज़ हो पाएगी, ठीक है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज़ क्या होगा कि लेट्स सपोज अगर अपना 14 डेज़ का ऑडिट का प्लानर है, तो अपन क्या करेंगे कि जो शुरू के 7-8 दिन है ना, उसमें तो एकदम अपना आराम से पढ़ेंगे, ठीक है, आराम से चिल मार के पढ़ेंगे, और फिर एंड में अपन रियलाइज़ करेंगे कि अपने जो आधे दिन चले गए उसमें तो शायद 20 या 25% ही अपना सिलेबस कंप्लीट हो पाया, जो बाकी 70 to 75% है वो तो अपन को आगे चल के करना पड़ रहा है, तो वो फिर अपने ऊपर लोड वाला काम हो जाएगा, फिर उस केस में अपना प्लान फॉलो नहीं हो पाएगा। तो बेसिकली इसका जस्ट एक पर्पज़ है कि अपना टारगेट फिक्स हो सके। अब इसका फॉर्मूला मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। तो F4 मीन्स योर नंबर ऑफ पेजेस डिवाइडेड बाय पीरियड, ठीक है। ये तो बेसिक चीज़ थी। अब मैंने -2 यहाँ पे क्यों करा, तो देखो जब भी मैं रिवीजन करता था ना, तो किस तरीके से रिवीजन करता था, जो मैंने यहाँ पे 14 डेज़ ऑडिट को दिए, तो यहाँ पे मुझे पता था कि मुझे 12 डेज़ लगने वाले हैं ऑडिट में, ठीक है। 20 पेजेस पर डे अराउंड मेरा होने वाला है, ठीक है। तो ये 2 डेज़ एक्स्ट्रा किस लिए है, जो मैंने 12 डेज़ में पढ़ा उसको मैं 1.5 डेज़ में सम अप करता था, और जो रिमेनिंग हाफ डे है उसमें उसका मॉक टेस्ट लिखता था, तो इसलिए 2 डेज़ एक्स्ट्रा थे, ठीक है। लेकिन जो मुझे ओरिजिनल नंबर ऑफ डेज़ काउंट करने हैं फॉर द रिवीजन, वो तो मेरे 12 ही होने हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे -2 करा है, जो आपको ये दिख रहा होगा इधर, ठीक है। ये जो -2 है ये इस वजह से मैंने किया। तो आई होप समझ में आ गया हो, मतलब जितने भी अपने नंबर ऑफ डेज़ हैं
ठीक है, उसमें +2 कर देना। +2 क्यों? जो आपने नंबर सपोज 10 डेज में पढ़ा उसे आप 1.5 डेज में वापस रिवाइज करना एंड हाफ डे में उसका आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो ये आपकी अप्रोच होगी ना, तो 100% मतलब आपको पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि उससे क्या होता है कि आपका एक तो बड़ा रिवीजन हो गया, उसके बाद वापस से उसका रिवीजन हो गया, फिर आपने उसका मॉक टेस्ट भी दे दिया, मतलब आपने इतनी सारी चीज़ें कर ली ना एक बार में। तो मतलब एक तो आपको चीज़ें भी इतनी ज़्यादा ध्यान रहेंगी। इवन ऑडिट का लोग बोलते हैं कि लोगों को याद नहीं होती, मुझे एग्जाम दिया अराउंड 2 महीने हो गए, मुझे अभी भी ऑडिट के बहुत सारे प्रोविजन अभी भी याद है, मतलब एग्जैक्ट लैंग्वेज जो मैंने पढ़ी थी वो अभी भी याद है, तो वो इस वजह से मुझे याद हो गई। तो ये चीज़ आप एक कर लेना। उसके बाद एक मार्क्स का कॉलम है, तो बेसिकली जितने मुझे मॉक टेस्ट देता था उसमें जो भी मार्क्स मुझे मिलते थे वो सब मैं यहाँ पे लिख लेता था। उसके बाद अपन क्या कर सकते हैं, जैसे सपोज कोई भी सब्जेक्ट है, जैसे सपोज आईडीटी है, तो आईडीटी का मैं यहाँ पे सब्जेक्ट में फ़िल्टर लगा दूंगा एंड फिल्टर से मुझे क्या होगा कि आईडीटी के सारे रीजन्स मुझे आ जाएंगे, उसमें क्या मार्क्स एलोकेट हो मुझे आ जाएंगे। तो मुझे एक मोटिवेशन मिलता था कि यार अगर फर्स्ट रीजन में मेरे लिए सपोज 73 मार्क्स हैं, तो नेक्स्ट रीजन में मुझे उसे 1-2 मार्क्स बढ़ाने हैं, तो वो एक मोटिवेशन रहता था। उसके अलावा क्या होता था, हमेशा एक मोटिवेशन ये भी रहता था कि सपोज 10 डेज़ का अपना रिवीजन का पीरियड है, तो मुझे हर दिन ये रहता था कि यार जो लास्ट डे उस दिन मेरा मॉक टेस्ट है, तो मॉक टेस्ट में मुझे अच्छा परफॉर्म करना है। अदरवाइज़ क्या होगा, अगर आपके एग्ज़ाम 9 मंथ्स लेट है तो आपको एक मोटिवेशन नहीं आएगा कि यार मैं पढ़ तो रहा हूँ लेकिन वो एग्ज़ाम तो 9 महीने लेट है, तो वो मोटिवेशन के लिए मैं मॉक टेस्ट एंड में देता था, तो वो मॉक टेस्ट मेरा मोटिवेशन का काम भी कर देता था वहाँ पे। उसके अगला वाला कॉलम देखोगे तो आप रिमार्क्स का कॉलम। अब जब भी मैं मॉक टेस्ट लिखता था तो वहाँ पे कोई ना कोई चीज़ तो मतलब ऐसी होती होगी जो मैंने गलत की हो। जैसे सपोज मेरे 73 मार्क्स आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो 73 में कुछ तो ऐसे रीजंस रहेंगे जिससे 27 मार्क्स मेरे कटे। कुछ हो सकता है चलो सिली मिस्टेक्स हो गई या फिर कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो गई, वो सब अलग बात है, बट कोई एक स्पेसिफिक चीज़ जो शायद मैं अगले रिवीजन में इंप्रूव कर सकता हूँ, वो मैं इस रिमार्क्स वाले कॉलम में रखता था। क्योंकि क्या होगा, जैसे सपोज जीएसटी का रिवीजन मेरा कंप्लीट हो रहा है 15/7 को, ठीक है, और नेक्स्ट आईडीटी का रिवीजन मेरा चालू हुआ 24/8 को, यानी कि ऑलमोस्ट 1 महीना और 10 दिन का इसमें गैप हो गया, 1 मंथ एंड 10 डेज़ का इसमें गैप हो गया। एंड ये 1 मंथ और 10 डेज़ का जो गैप है, इसमें आपको फिर वो चीज़ें याद नहीं रहेंगी जो आपने फर्स्ट यूनिट में गलतियाँ करी थी, तो उसके लिए आपको एक चीज़ चाहिए जिससे कि आप उन्हें याद रख पाओ। तो ये वाला कॉलम जो है उस चीज़ का काम करता था। तो जब भी मैं नेक्स्ट रिवीजन करता था आईडीटी के सब्जेक्ट पे बस मैं फ़िल्टर लगाऊंगा एंड जो भी मैंने रिमार्क्स पहले लिखे हुए हैं उन सबको मैं रीड आउट कर लेता था, ताकि नेक्स्ट रिवीजन में मैं इंश्योर कर सकूँ कि वो चीज़ें मैं ना करूँ। अब जैसे आप एक पढ़ोगे तो जैसे फर्स्ट वाला है, ये मैंने क्या लिख रखा है, unnecessary time on writing theory reasons in low mark questions resulting in inability to complete the paper। तो मैंने क्या किया कि बहुत ज़्यादा थ्योरी लिख दी, इवन जो 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन उनमें भी, तो उससे क्या हुआ, मैं अपना पेपर ही कंप्लीट नहीं कर पाया। तो ये चीज़ मुझे फर्स्ट रिवीजन में पता लगी, तो ये मैं सेकंड रिवीजन में रिपीट नहीं करूँगा, थर्ड रिवीजन में रिपीट नहीं करूँगा। तो ये वाला कॉलम इस चीज़ को इंश्योर करता था। तो ये एक बेसिकली एक बेस ओवरव्यू है मेरे इस पूरे प्लानर का। अब थोड़ी सी 1-2 चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप बाद में देखो तो हो सकता है आपको डाउट वगैरह आ जाए। तो देखो फर्स्ट रिवीजन, सेकंड रिवीजन, ये सब तो ठीक है। अब क्या था कि जो भी मेरे रिवीजन होते थे एक साइकिल बनती थी, लेट्स सपोज 4 सब्जेक्ट की साइकिल बनी मेरी, क्योंकि डीटी जो है मैंने वो बाद में किया था, तो इनिशियली मेरे पास 4 ही सब्जेक्ट्स हैं, तो 4 सब्जेक्ट की एक साइकिल बनी फर्स्ट रिवीजन की। उसके बाद मैं 4 डेज़ बफर रखता था, ठीक है, इनिशियल प्लान में मैंने बफर रखे, उसको यूटिलाइज करूँ ना करूँ वो अलग बात है, ठीक है। मेरी हमेशा कोशिश रहती थी कि मैं बफर में एक दिन भी यूटिलाइज नहीं करूँ, ठीक है। एंड अगर आप मेरा प्लानर भी देखोगे तो इसमें जो भी आप बफर डेज यूटिलाइज देखोगे ना, तो एक तो चलो ये तो शुरू का टाइम था, तो एक दिन मैंने ऐसी पार्टी वगैरह में वेस्ट कर दिया था, बाकी एक दिन ये एफआर की एमटीपी आरटीपी मैंने की थी, ठीक है, तो ये वेस्टेज नहीं मानोगे आप दिन का, ठीक है। तो ये तो मैंने वैसे ही लिख दिया बस इसमें, क्योंकि वो प्लानर के अलावा मैंने कोई चीज़ करी थी। उसके अलावा एक दिन मैंने कुछ यूट्यूब पे वीडियो बनाया था आईडीटी से रिलेटेड, तो उसमें मेरा वेस्ट हो गया था। सिमिलरली आप इधर देखोगे 2 डेज़ बफर मैंने यहाँ पे लिख रखा है, तो यहाँ पे एक दिन मेरा एडवांस आईटीटी के एग्ज़ाम में यूटिलाइज हो गया, एक दिन मेरा दिवाली में चला गया। तो इस तरीके से बफर डेज़ काम करेंगे। तो हमेशा आपको कोशिश करनी बफर डेज आप यूटिलाइज ही ना करो। अब जैसे कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे अब एडवांस आईटीटी एग्ज़ाम है या फिर दिवाली है, ये कुछ चीज़ें जो नॉन नेगोशिएबल हैं, तो इनमें तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। बट जब मैं कहता हूँ कि आपको बफर डेज यूटिलाइज नहीं करना, उसका क्या मतलब है, लेट्स सपोज आपने 14 डेज़ ऑडिट को दिए, ठीक है, तो आपको 14 डेज़ में ही ऑडिट कंप्लीट करनी है। आपको कभी भी मन में ये नहीं सोचना कि मेरे पास 4 डेज़ बफर है तो मैं उनमें से यूटिलाइज़ कर लूँगा, तो ये चीज़ आपको कभी भी नहीं सोचनी है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, जैसे सपोज मैंने आपको बताया कि डीटी की क्लासेस मेरी इनिशियली कंप्लीट नहीं हुई थी, तो मैंने बाद में जाके कंप्लीट करी थी। तो आप यहाँ पे देखोगे तो क्लास ये डीटी में निकल कर क्लास टिल 44 लेक्चर्स, तो इस सब में फिर मुझे नंबर ऑफ़ पेजेस और मॉक टेस्ट वगैरह की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मैं क्लास ही देख रहा था उस टाइम पे, तो इसलिए वो चीज़ मैंने यहाँ पे नहीं डाली।
ठीक है। उसके अलावा एक स्पेशल चीज़ दिखेगी आपको, ये ड्रिल वाली चीज़। तो ड्रिल वाली चीज़ क्या है, देखो जैसे मैंने बताया कि मेरे पास थोड़ा सफिशिएंट टाइम था, तो दिसंबर अराउंड मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा था यार कि मैं चीज़ें रिवाइज़ तो कर रहा हूँ, बट क्या ये 1.5 डेज़ बिफोर द एग्ज़ाम में पूरी तरह से रिवाइज़ कर पाऊँगा, और क्या मैं उस तरीके से फिर मॉक टेस्ट लिख पाऊँगा। तो मैंने क्या किया, एक मॉक ड्रिल करी, ठीक है, अराउंड 8-9 डेज़ का, 10 डेज़ का मैंने एक शेड्यूल बनाया, जिसमें मैंने क्या किया कि हर सेकेंड डे को मेरा मॉक टेस्ट रखा अलग अलग सब्जेक्ट का, ठीक है, फॉर दी फर्स्ट 4 सब्जेक्ट्स, क्योंकि DT किस टाइम पे मेरी क्लासेस ही अभी कंप्लीट ही हुई थी, ठीक है। तो उस टाइम पे मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं था कि यार मैं 1.5 डेज़ में उसे कंप्लीट कर पाऊंगा, इसलिए मैंने फर्स्ट 4 सब्जेक्ट्स का रखा। तो फर्स्ट 4 सब्जेक्ट की मैंने मॉक ड्रिल रखी थी, तो उसमें मैंने देखा था फिर मेरे कितने मार्क्स बन रहे हैं, तो ये शायद मेरे मार्क्स बने थे उसमें। तो फिर मैंने उसका जो भी मेरा रिमार्क्स वगैरह था वो भी लिख दिया था। तो ड्रिल का मतलब ये था, ठीक है। तो आपके पास सफिशिएंट टाइम हो तो आप ये चीज़ कर सकते हो, अदरवाइज़ नहीं भी करोगे तो चलेगा। मतलब ये तो ऐसा था कि मतलब फालतू चीज़ है वैसे तो वो चीज़ थी। उसके अलावा तो कुछ स्पेशल है नहीं, ये तो नंबर ऑफ़ रिवीजन ही आ रहे हैं। और हाँ, ये वाली जो शीट है मैंने ये बनाई थी फ्रॉम माई आर्टिकलशिप एंड डेट, ठीक है। तो उससे पहले मैंने काफ़ी सब्जेक्ट्स के 2-2, 3-3 रिवीजन कर रखे थे, तो वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं करे हैं, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे आ जाती है। और एक ये एंड में आपको फाइनल पुश दिखेगा, तो ये क्या है, तो बेसिकली जब मेरे 6 रिवीजन कंप्लीट हो गए थे पर सब्जेक्ट, ठीक है, तो मेरे पास कुछ दिन एक्स्ट्रा बचे थे बिटवीन दी एग्ज़ाम्स एंड दी जिस दिन मेरा रिवीजन कंप्लीट हुआ, तो अराउंड 8 डेज़ मेरे पास बचे थे। तो उसमें मैंने सोचा कि सारे सब्जेक्ट का एक छोटा छोटा रिवीजन वापस अपन कर लेते हैं, तो उसको बस मैंने फाइनल पुश ऐसे ही नाम दे दिया था। एंड फिर ये मैंने नंबर ऑफ डेज एलोकेट किए थे टू दी ईच सब्जेक्ट, तो ये भी काफ़ी बेनिफिशियल रहा था। तो ये भी चीज़ आप देख सकते हो। बाकी तो ये एक बेस प्लानर है, इसकी मैं आपको एक खाली वर्जन भी दे दूँगा, ठीक है, ये सारा उड़ा के, और वैसे भी दे दूँगा। और एक और चीज़ मैं करता था, जब भी मेरा रिवीजन एक कंप्लीट होता था ना, तो मैं उस वाली लाइन को ग्रीन मार्क कर देता था। तो आप देखो कि सारी चीज़ें यहाँ पे ग्रीन मार्क दी, क्योंकि मेरे सारे रिवीजन कंप्लीट हो ही गए थे ऑब्वियसली। तो ये एक चीज़ आप और कर लेना। तो इसकी एक मैं आपको खाली शीट भी दे दूँगा बना के, तो वो चीज़ भी आप चेकआउट कर लेना। और इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया था कि एक और शीट मैं मेंटेन करता था, वो शीट मैं आपको दिखा देता हूँ, बाकी डिस्कस अपन कभी और कर लेंगे। तो ये एक शीट थी, इसमें मैं बेसिकली मेंटेन करता था कि मैंने कितने जो RTPs, MTPs, PYQs ये सब प्रैक्टिस किए, एंड क्या उनमें ऐसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन थे जो मुझे लगे। जैसे आप देखोगे तो मैंने डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी मार्क डाउन कर रखे हैं। तो इसको थोड़ा सा अपन किसी और दिन डिस्कस कर लेंगे कि इसको अपन किस तरीके से बनाते हैं या फिर किस तरीके से इसको यूटिलाइज़ करते हैं। अभी वीडियो भी थोड़ा लंबा हो जाएगा, और अभी इस चीज़ का अपन डिस्कशन भी नहीं कर रहे हैं। बेसिकली ये जिस दिन मैं आपको डिस्कस करूँगा ना कि आपको MTPs, RTPs, PYQs करने हैं क्या, तो उस दिन अपन ये डिस्कस कर लेंगे। तो स्टे ट्यून फॉर दैट वीडियो। तो बाकी तो आई थिंक ये प्लान मैंने आपको समझा ही दिया। उसके अलावा भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो ज़रूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ये प्लान आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल ही जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।